हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि भारतीयों के खिलाफ हिंसा रोकने में असफल कनाडा से सरकार ने जताई सख्त नाराजगी। कनाडा में जिस तरीके से भारतीय छात्रों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में इसकी नाराजगी जताई है और ये बोला है कि आप शायद इन सब हिंसक कार्रवाई को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, यानी कि भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वहाँ पर और खालिस्तान समर्थक जो व्यक्ति हैं वहाँ पर, वो लोग इन भारतीयों पर हमला कर रहे हैं। और इसमें ये अपराध, नस्लीय हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध भारत ने कई बार कनाडा को इसमें सूचना दी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है और सतर्क रहने के लिए वहां पर भारतीयों को बोला है। भारत ने कई बार कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई है, लेकिन कनाडा सरकार उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है और इसको लेकर बार बार भारत आवाज उठाता रहा है। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की जो जनसंख्या है वो है 3,77,42,154। ये टोटल जो आबादी है कनाडा की है और जनसंख्या की दृष्टि से कनाडा विश्व में 39वां स्थान रखता है। अब अगर हम बात करें वहां पर भारतीय कितने हैं, तो वहां पर भारतीय हैं 1,03,74,720 भारतीय हैं और जो वहां की कुल जनसंख्या का 4% है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों का हिस्सा वहां पर कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, खालिस्तानी समर्थक और जो पाकिस्तान, एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि यहां से भारतीयों को हटाया जाए, निकाला जाए, इसको लेकर भारत ने सख्त आपत्ति दर्ज की है। थोड़ा सा कनाडा के बारे में जान लेते हैं। जनसंख्या के बारे में तो हमने जान ही लिया और इसकी जो कैपिटल है वो है ओटावा और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में रूस के बाद दूसरा स्थान रखता है। यहाँ का जो मेन खेल है, यानी कि राष्ट्रीय खेल है, वो आइस हॉकी है। यहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। कनाडा यूएसए के साथ, यानी अमेरिका के साथ, दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, यानी कि बॉर्डर साझा करता है, जिसकी लंबाई है 8,891 किलोमीटर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडोस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस न्यूज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव, लालच या धोखे से मतांतरण को बताया है गंभीर। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मतांतरण वाला जो मुद्दा है वो है क्या। देखिए, इस मामले में 14 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी और इसमें जो भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय हैं, उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। इसमें केंद्र को यह नोटिस जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने जारी किया है। उपाध्याय ने याचिका में दबाव, लालच या धोखे से मतांतरण पर लगाम लगाने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। अब ये पूरा मामला है क्या, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो धर्म बदलने का कानून है, वो गैरकानूनी तरीके से अगर धर्म बदलकर या पहचान छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि धर्म बदलना चाहते हैं तो इसके लिए 2 माह पहले नोटिस देना होगा। इसके तहत शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 2 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके जरिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। इसमें कई राज्यों ने ये कानून लागू भी कर दिया है, जिसमें कि उड़ीसा ने 1967 में, मध्य प्रदेश ने 1968 में, अरुणाचल प्रदेश 78, छत्तीसगढ़ ने 2000 में और फिर इसमें संशोधन करके 2006 में इसको और मजबूत बनाया। गुजरात ने 2003 में, हिमाचल प्रदेश ने 2006 और फिर
19 में अमेंडमेंट के साथ इसमें और सुधार किए। झारखंड ने 2017 में, उत्तराखंड 2018 और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में। इसके अलावा 2002 में तमिलनाडु और 2006 व 8 में राजस्थान ने भी इस कानून को लागू किया था, लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया था राजनीतिक लाभ के लिए। दरअसल तमिलनाडु में 2006 में ईसाई अल्पसंख्यकों ने इसे रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद से इसे वापस ले लिया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में देखिए पहुंचा कैसे। इसमें तमिलनाडु की लावण्या के मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें आरोप है कि लावण्या पर जबरदस्ती ईसाई बनने का दबाव डाला गया था, और जब उसने मना कर दिया तो उसको जबरदस्ती जब उस पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया तो उसको आत्महत्या तक करनी पड़ी थी। इसलिए इस कानून को और सख्त बनाने की मांग इसमें की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि हर उपभोक्ता को अपने कॉलर को जानने का मिलेगा अधिकार, रुकेगी साइबर धोखाधड़ी। अब इसमें अभी तक जो कॉल आती थी तो कई बार कॉल का जिक्र नहीं होता था, यानी कि अगर नंबर सेव नहीं है और वो ट्रू कॉलर पर भी नहीं होता था तो आप पहचान नहीं पाते थे कि कौन कॉल कर रहा है। लेकिन अब ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें अभी तक आप बैंकों में केवाईसी कराते थे, अब आपको टेलीकॉम सेक्टर में भी केवाईसी कराने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर नंबर सेव नहीं है, ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं भी है, तो भी आपका नाम, क्योंकि आपने केवाईसी करा रखी होगी, तो आपका नाम उस पर शो हो जाएगा। तो ऐसा बिल यानी कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 लाने की तैयारी हो रही है और इसका मसौदा भी तैयार कर दिया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो व्हाट्सअप कॉल के जरिए या ट्रू कॉलर टेलीग्राम के जरिए जो कॉल की जाती है उसमें लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे साइबर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये यानी कि अश्विनी वैष्णव जो दूरसंचार मंत्री हैं, उन्होंने इस पर कदम उठाया है और धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल डाटा को और सुदृढ़ करने के लिए केवाईसी का उपयोग करने पर जोर जताया है। नेक्स्ट न्यूज़ कि इन्होंने जो न्यूयॉर्क में गए हैं यूएनएससी की मीटिंग के लिए, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है और ये एक बुक का जिक्र हो रहा था यहाँ पर, और वो बुक है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इसलिए इस न्यूज़ को लिया गया है ताकि इस बुक के बारे में आप जान सकें। ये जो बुक है उसके लगभग 20 राइटर्स हैं, जिसमें कि अमीश त्रिपाठी, पीवी सिंधु, अमित शाह, सुधा मोइत्रे, ऐसे करके 20 राइटर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की कल्पना, जो जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली और भारत को किस तरीके से वो उनका विज़न है, रोड मैप है, इन सब को लेकर इस पुस्तक में चर्चा की गई है। यहाँ पर एस जयशंकर ने भी अपना एक किस्सा सुनाते हुए बताया, जब अमेरिका की सेनाएं वापस हो रही थी अफगानिस्तान से, तो किस तरीके से वहाँ भारतीय जो फंसे हुए थे, तालिबान जब हावी हो रहा था, वहाँ से निकालने के लिए एस जयशंकर को उन्होंने रात में फ़ोन किया और पूरी कार्रवाई खुद के नेतृत्व में करने के लिए इस पर बोला था। और उन्होंने बोला था कि आप पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करेंगे, सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे, मुझे हर भारतीय को वहाँ से सुरक्षित निकालना है। तो ये सब जिक्र एस जयशंकर ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कही हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास बने एम्स के नए निदेशक। देखिए एम्स के नए निदेशक के नाम पर चर्चा चल रही थी, 3-4 नाम फाइनल किए गए थे और उसमें लास्ट में डॉक्टर श्रीनिवास जो पीडियाट्रिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनको एम्स की कमान सौंपी गई है। मूल रूप से ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और 56 वर्षीय हैं और वह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी और फिर उनको 3-3 महीने का 2 बार सेवा विस्तार भी दिया गया था। और डॉक्टर श्रीनिवासन ने एम्स के निदेशक पद के लिए आवेदन भी नहीं किया था, जबकि नियम यह है कि आवेदन किया जाता है। हैदराबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सनत नगर के डीन के रूप में उनके किए प्रशासनिक कार्य से उन्हें केंद्र सरकार का ध्यान खींचा और उन्होंने ये पद हासिल किया है। उन्होंने पीडियाट्रिक सर्जरी में सुपर स्पेशलिस्ट की पढ़ाई एम्स से पूरी की है। इसके बाद वो प्रशिक्षण के लिए आयरलैंड चले गए थे। वहाँ से लौटने के बाद कुछ समय तक एम्स में ही अनुबंध पर, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया उन्होंने, और जुलाई 2011 में स्थायी फैकल्टी के रूप में उन्होंने एम्स ज्वाइन किया था। 2016 में उन्हें एम्स से प्रतिनियुक्ति पर
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व हैदराबाद भेज दिया गया। हाल ही में डॉक्टर एम श्रीनिवासन व तिरुवनंतपुरम स्थित श्री त्रिचा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था के निदेशक डॉक्टर संजय बिहारी का नाम मंत्रालय को भेजा गया था। 21 सितंबर को एम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में इनमें से किसी एक को एम्स का निदेशक बनाने की स्वीकृति दी गई थी। एसीसी ने डॉक्टर श्रीनिवासन को चुना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में बाल मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट। भारत में 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2019 में प्रति 1000 बच्चों में से 35 की मौत हुई थी। 2020 में यह संख्या 32 पर आ गई। वार्षिक गिरावट दर में देखें तो यह 8.6% है। रिपोर्ट की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति 1000 बच्चों पर 36 मौतें हुई हैं, वहीं शहरों में यह संख्या 21 रही है। उक्त अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर में भी 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और यह 2019 में प्रति 1000 पर 30 से घटकर 2020 में 28 पर आ गई है। नवजात मृत्यु दर में भी 2 अंकों की गिरावट आई है। 2019 में 1000 बच्चों पर जहां 22 बच्चों की मौत हुई थी, वहीं 2020 में यह संख्या घटकर 20 पर आ गई है। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से है और बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। सरकार ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पिछले सप्ताह विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से रुपए में आयात निर्यात को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इससे रुपए में विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। सरकार 2047 तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है ताकि आज़ादी के 100 साल से पहले भारत की करेंसी भी किसी अन्य करेंसी से कम मूल्यवान नहीं रहे। हाल ही में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में रुपए को वैश्विक करेंसी में स्थापित करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की गई है। अभी 40% से अधिक वैश्विक कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। नेक्स्ट न्यूज है, सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनी REC लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिल गया है। इससे कंपनी को अब और अधिक प्रचालन व वित्तीय स्वायत्तता मिल जाएगी। REC के CMD विवेक कुमार देवागन ने कहा कि REC ने कोरोना महामारी के दौरान भी अपनी अनुकूल क्षमता, सुगमता और निरंतर प्रदर्शन के कारण यह उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2022 में REC का शुद्ध लाभ 10,046 करोड़ रहा है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें पहली न्यूज है कि 15% यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, क्योंकि यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया क्षेत्र के रूस में शामिल होने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह शुरू हो गया है। 23 सितंबर से 27 सितंबर तक ये जनमत संग्रह चलेगा और इसको बताया किसने है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी घोषणा की है। यूक्रेन और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी रूस से इस जनमत संग्रह को रोकने की अपील की है, क्योंकि इसके भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देश कहीं ना कहीं इस पर रूस को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। रूस में शामिल होने के लिए मत न देने पर दंड की चेतावनी भी दी जा रही है। जनमत संग्रह वाले क्षेत्रों के जो लोग पलायन करके रूस चले गए हैं, उनके लिए मॉस्को में 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यूक्रेन के जीते गए जिन क्षेत्रों में जनमत संग्रह हो रहा है वह देश के 15% भूभाग रखता है। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में यूक्रेन रूस से अलग हुआ था, यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब कितने देश बने थे, यह हम मैप के जरिए समझते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें ये है पूरा रूस, और अब जो सिर्फ रूस रहा है ये पूरा एक तरीके से सोवियत संघ था, जिसमें ये पूरा सोवियत संघ था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का यानी कि विघटन हुआ तो इससे 15 देश अस्तित्व में आए थे।
15 देश ये कौन कौन से थे? 15 देशों में आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ये सभी देश अलग हुए थे यूक्रेन से। अब आप रूस से, अब आप समझ सकते हैं कि सोवियत संघ कितना बड़ा था। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब ये है रूस और ये है यूक्रेन। इनकी सीमा ज़्यादा लंबी नहीं है यूक्रेन और रूस की। ये है यूक्रेन और ये आप रूस देख रहे हैं। देखिए, विश्व समुदाय इसमें इसलिए चिंता जता रहा है क्योंकि जो जनमत संग्रह करा के क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, वहाँ पर परमाणु हथियारों का तैनाती की जाएगी, ऐसा रूस के प्रवक्ताओं द्वारा बोला जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए समिति बने, जिसमें मोदी, पोप और गुतरेस को शामिल किया जाए, ऐसी भी मांग उठ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को जोरदार समर्थन। संयुक्त राष्ट्र की 77वीं आम सभा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूत समर्थन मिल रहा है। G4 समूह के देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों की धीमी गति पर चिंता जताते हुए भारत समेत चारों देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की मांग पर कदम तेज करने का आह्वान किया है। भारत के साथ G4 के सदस्यों जापान, जर्मनी और ब्राजील ने ठोस कदम सीमा के भीतर इन सुधारों को लागू करने के लिए अपनी सामूहिक कूटनीतिक पेशबंदी को गति देने की घोषणा की है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन किया गया है। विकासशील देशों के समूह L69 ने भी यूएनएससी में भारत को शामिल करने की मांग का समर्थन किया है। तो ये आज का यानी 24 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।